एमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या एक्सेट्रा के लिए 5 स्टार टॉपिक है। बहुत चांस है क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें हम 3 केस कवर करते हैं। एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा कहलाता है एमेलगमेशन। एब्जॉर्प्शन, जब एक पुरानी कंपनी दूसरी पुरानी कंपनी को खा लेती है तो हम उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, उसके सारे एसेट्स, उसके सारे लायबिलिटीज ले लेती है, उनके शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के शेयर दे देती है, दूसरी कंपनी बंद हो जाती है, ये चलती रहती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कम से कम, तो पूरे तो मुझे भी याद नहीं, 6-7 कंपनियों को एब्जॉर्ब किया होगा। एक थी RPPL, REPL, इनको हम मार्केट में रीलू पीलू कहते थे, उसको खाया। एक IPCL गवर्नमेंट की कंपनी टेक ओवर करी थी, उसको खाया। यानी दूसरी कंपनीज को खा जाना। तो उसमें क्या होगा, इसको नहीं, उसमें ना महिंद्रा ने जो सत्यम को लिया वो इनमें से किसी भी केस में नहीं आएगा। महिंद्रा ने सत्यम कंपनी के शेयर्स टेक ओवर कर लिए और वो कंपनी एज इट इज चलती है, उसका नाम महिंद्रा सत्यम कंपनी। इसमें क्या, पुरानी कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स करके एक कंपनी थी, रिलायंस पेट्रोलियम करके एक कंपनी थी, अब ये कंपनियां है ही नहीं। इन सबको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खा चुका है। मेरे पास थे रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर, 11 के बदले 1 शेयर मिला। तो जिसके पास 11 शेयर थे, किसके, रिलायंस पेट्रोलियम के, उसको बदले में 1 शेयर मिल गया, किसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सारे एसेट्स लायबिलिटीज रिलायंस पेट्रोलियम के खुद ले। रिलायंस पेट्रोलियम बंद हो गई और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो आप जानते ही हैं वो होता है। हाँ, वो लगभग उतने के मिलते हैं। जैसे मान लो बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भाव 1100 चल रहा है मान लो, और रिलायंस पेट्रोलियम का 100 चल रहा है, तो फिर वो 11 के बदले 1 दे देते ना। हिसाब किताब तो बराबर करते। वही सीखना है सब आपने इस चैप्टर के अंदर। दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हम एक नई कंपनी बनाते हैं जो पुरानी कंपनी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज दे देती है। तो पुरानी कंपनी खत्म हो जाती है और नई कंपनी पैदा हो जाती है। एब्जॉर्प्शन में क्या था, पुरानी को खाती है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, नई पुरानी को खा ले। फिर होता है एमेलगमेशन। इसमें एक नई जो है वो 2 या 2 से ज्यादा पुरानी कंपनी को खा, यानी बेसिकली एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एक्सटेंशन हो गया एमेलगमेशन। एक नई कंपनी बनाई, वो 2 पुरानी को खा ले, एमेलगमेशन। एक नई कंपनी बनाए, वो 1 पुरानी को खा ले, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पुरानी को खा ले, एब्जॉर्प्शन। बच्चे सोचने में बड़ा सोचने वाला विचार है, कोई सोचने वाला विचार है, ये तो जस्ट नाम है। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन नामों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत। अकाउंट्स के हिसाब से तो हम कंपनीज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं, बाइंग कंपनी और सेलिंग कंपनी। बाइंग कंपनी वो होती है जो बिजनेस को खा रही होती है। सेलिंग कंपनी वो होती है जिसका बिजनेस बिक रहा होता है, जो खत्म हो रही होती है। तो बाइंग कंपनी तो परचेज करने की एंट्रीज पास करेगी और अपनी नई बैलेंस शीट बनाएगी, और सेलिंग कंपनी तो सब कुछ दूसरी कंपनी को देकर जो उसको पैसा मिलेगा अपने शेयर होल्डर्स में बांटकर अपनी किताबों को बंद कर देगी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, उसका काम खत्म। राइट? आप इवन टीवी खरीदने जाते हैं ना, तो आपका जो स्टेप होता है वो 3 स्टेप्स का होता है। पहले आप टीवी का भाव तोल तय करते हैं, दुकानदार कहता है 80,000 का, कहते नहीं ठीक लगाओ जी, 60 का लगाओ, कहते नहीं जी 75 से कम नहीं दे पाऊंगा। बातचीत करते करते 72 पे डील हो जाती। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पहला स्टेप।
फिर दुकानदार सेलर होता है, वो आपकी सेल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता है, और वो तो बिजनेस चलता रहता है। लेकिन यहां पर जो सेलर है वो कंपनी है, चूंकि वो सारे एसेट लायबिलिटी बेच देती है, तो जब अपनी बुक्स में सेल को रिकॉर्ड करती है तो उसकी बुक्स ही खत्म हो जाती है, बचा ही नहीं ना बुक्स। तो हम कह देते हैं कि सेलर अपनी बुक्स क्लोज कर देते हैं, और बायर अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री पास कर कर अपनी नई बैलेंस शीट बना रहे। तो मैक्सिमम बड़ा क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको तीनों स्टेप करने पड़ सकते हैं। कई क्वेश्चनों में बोल देगा फर्स्ट सेकंड स्टेप करो, कई में बोल देगा फर्स्ट थर्ड करो। फर्स्ट नॉर्मली करना ही पड़ता है, क्योंकि पीसी नहीं निकालोगे तो आगे कैसे बोलोगे। तो स्टेप 1 में क्या कर रहे हो आप, किस रेट पर आप कंपनी को परचेज कर रहे हो वो निकाल रहे हो, किस अमाउंट पर। सेकंड में सेलर अपनी बुक्स क्लोज कर रहा है परमानेंटली। थर्ड में बायर अपनी बुक्स में एक्विजिशन एंट्री पास कर कर बैलेंस शीट बना रहा है। ठीक, अब परचेज कंसिडरेशन निकालने के 3 मेथड्स, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, रेशियो ऑफ एक्सचेंज मेथड। क्लियर, कोई डाउट है तो बताइए। 3 मेथड है, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, रेशियो ऑफ एक्सचेंज मेथड। तीनों की हल्की हल्की समरी दे देता हूं, फिर इसको डिटेल में करेंगे। नेट एसेट मेथड में क्या होता है कि हम जिस कंपनी को खरीद रहे होते हैं उसके मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ले लेते हैं। मान लो हमने उसके जो एसेट्स लिए सभी का मार्केट वैल्यू जोड़कर 100 लाख बन रहा है, फिर सारी उसकी लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर लेते, मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ले लेते, उसका अमाउंट बन रहा है 20 लाख। तो इसका मतलब हमने उसका धंधा कितने में टेक ओवर कर लिया, 80 लाख। ये पीसी हो गया नेट एसेट मेथड द्वारा। सिंपल एग्जांपल, अब इस 80 लाख को हम पे कर देंगे। इट कैन बी पेड इन शेयर्स, इन कैश, इन डिवेंचर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू पे, एंड दिस इज द अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर्स। क्या तो ओनर को तो देते हो पेमेंट, ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। तो नेट एसेट मेथड में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट जोड़ते हैं, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी करते हैं, और टोटल अमाउंट आ जाता है जिसका हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट किस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। पेमेंट किसको होगा, शेयर होल्डर्स ऑफ सेलर। पहला मेथड क्लियर। दूसरा नेट पेमेंट मेथड में होता है। नेट पेमेंट में क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी नहीं दी होती, शेयर होल्डर्स को क्या क्या देना वो दिया होता है। रिपीट, शेयर होल्डर्स दो ही तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन दोनों को जो जो दिया होता है वो जोड़ लो, आपका पीसी आ जाए। क्वेश्चन ही बता देगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को 2 लाख शेयर दे दो 10 रुपए के, कितना हो गया, 20 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये दे दो, अटरम शटरम बता देगा, उनको जोड़ लो, परचेज कंसिडरेशन। रेशियो ऑफ एक्सचेंज थोड़ा टिपिकल है, ये वैसा है जैसे रिलायंस की बात की थी हमने। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये बायर है, और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है, ये सेलर है। इसमें हम शेयर का प्राइस निकाल लेते हैं, वैल्यू पर शेयर। वो मार्केट प्राइस दिया हो तो मार्केट प्राइस को वैल्यू पर शेयर मान लेते हैं, नहीं तो आगे सिखाऊंगा वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते। तो वैल्यू पर शेयर निकाल लेते। मान लो रिलायंस के शेयर की वैल्यू 1100 है, रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो फिर रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकालो, वो रिवर्स करके निकलता है। 100:1100 कट के क्या हो गया, 1:11। इसका मतलब ये हुआ रिलायंस पेट्रोलियम के 11 शेयर के बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1 शेयर मिलेगा। अब हिसाब लगाओगे तो ठीक भी आ रहा है। तो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के 11 शेयर 100 रुपए के हिसाब से कितने के हुए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1 शेयर कितने का हुआ, तो 1100 के बदले 1100 ही दोगे ना कम न ज्यादा। तीनों मेथड का इल्म हो गया। और रेशियो ऑफ एक्सचेंज कैसे निकालते हैं, वीपीएस को क्रॉस करके रेशियो बनाते हैं। रिपीट, सीधा रेशियो बनाओगे तो वो उल्टा रेशियो आ जाएगा, वो तो 11:1 आ जाएगा। मतलब रिलायंस पेट्रोलियम के 1 शेयर के बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज के 11 शेयर मिलेंगे, तो रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर तो बल्ले बल्ले हो गए। वो तो 100 रुपए के बदले उनको बोला कितना मिलेगा करना,
1100 इंटू 11 1,21,000, 100 रुपए के बदले 1,21,000। ऐसी भूल आप मत करना। क्या चीज बेटा?